जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हड़प्पा संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों को देखेंगे और इसी क्रम में हम लोग इनकी व्याख्या को भी देखेंगे। इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि एक प्रश्न के साथ उनसे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी जो है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस क्रम में हम लोग अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। यह है, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो है इसके उद्भव और विध्वंस को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है और इसी क्रम में ये जो आर्य आक्रमण की थ्योरी है ये भी प्रसिद्ध हुई थी। आर्य आक्रमण हम देखते हैं कि ऋग्वेद के एक सूक्त में यह विवरण मिलता है कि इंद्र जो है वो पुरंदर कहे जाते हैं, अर्थात दुर्ग का नाश करने वाला। और हड़प्पा संस्कृति जो है एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगरों का विनाशक जो है वो कौन है? इंद्र है। इसीलिए ये मान्यता और भी प्रबल हो जाती है कि लोग कहते हैं कि भाई आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता को विनष्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस थ्योरी को दिया किसने था? हमारा जो प्रश्न है इसका आंसर है मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने इस सिद्धांत को दिया था। आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बार हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए जो आर्य आक्रमण थ्योरी है इसको आरपी चंद्रा ने दिया था और इनके साथ गार्डन चाइल्ड। तो दो विद्वान ऐसे हैं, आरपी चंद्रा और गार्डन चाइल्ड, जिन्होंने प्रारंभ में इस थ्योरी को दिया था और इसके बाद इसी मत के अन्य समर्थक जो हैं वो है मैके, मार्टिमर व्हीलर और पिगट। ये पांच ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। हम देखते हैं कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता आकस्मिक अंत की ओर बढ़ने लगता है और आर्यों का उदय हो जाता है। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व उसका समय माना जाता है। लेकिन इस थ्योरी को कुछ विद्वानों ने चुनौती भी दी और इसमें जो सबसे पहला और प्रसिद्ध नाम है वो है अमेरिकी विद्वान जॉर्ज एफ डेल्स। इन्होंने ये माना, इन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया कि आर्यों के आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता विनष्ट हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आपके दो तीन प्रश्न और क्लियर हो जाते हैं। आइए हम लोग अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं? तो चावल की खेती के प्रमाण हमें कहां से मिलेंगे? ऑप्शन है आपके ए कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा। तो जो चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं दोस्तों वो मिले हैं हमें कालीबंगा से और लोथल से। आप देखेंगे कि कालीबंगा जो है यहां से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और ये जो है जो मुख्य दुर्ग है ना उसके दक्षिणी दिशा में है। कालीबंगा के दक्षिणी दिशा में जूते हुए खेत के हमें प्रमाण मिलते हैं। लोथल जो एक प्रसिद्ध गोदीवाड़ा है यहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो एक होगा, यानी एक और दो कौन कौन से हैं? कालीबंगा और लोथल होते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि सैंथो सभ्यता में कहां कहां से हमें कौन कौन से फसल प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो चावल के साक्ष्य है ना वो कहां कहां से मिलेंगे? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बालू, कुणाल और रंगपुर, ये ऐसे स्थल है जहां से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं गेहूं के साक्ष्य की बात करें तो रंगपुर है, लोथल है, कालीबंगा है और हड़प्पा है। जौ की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा है। बात करें बाजरे की तो ये सुरकोटदा, रोजदी, सोरतुघई और हड़प्पा है। सोरतुघई से हमें ना नहरों के भी साक्ष्य मिलते हैं। लहसुन की बात करें, देखिए ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि लहसुन का प्राचीनतम प्रमाण, तो ये आप जरूर याद रखिएगा और ये हरियाणा के बालू नामक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। क्या मिलते हैं? लहसुन के प्राचीनतम प्रमाण। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे कपास की, मेहंदी की और अंगूर की, तो ये हमें सैंधो क्षेत्र से मिलते हैं। कपास की बात करें ना तो दोस्तों कपास का प्राचीनतम प्रमाण जो है वो कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। वहीं हम सूती वस्त्रों के प्राचीनतम प्रमाण की बात करें तो वो हमें कहां से मिलेगा? मोहनजोदड़ो से। सिंपली सी दोस्तों ना आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें एक तिपतिया अलंकरण ओढ़े हुए एक साधु की मूर्ति प्राप्त हुई है और वो सूती वस्त्र का प्रमाण है। ठीक है, तो प्राचीनतम सूती
सूती वस्त्र के प्रमाण हमें कहाँ से मिलेंगे? मोहनजोदड़ो से। अंगूर की बात करें तो हमें लोए बन्न एक जगह है, लोए बन्न से हमें अंगूर की प्राप्ति हुई है। प्राचीनतम नहीं कह सकते हैं, पर अंगूर की प्राप्ति हुई है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो इस चीज को तो आप समझ लीजिए कि पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें हम, तो यहां से हमें अग्निकुंड के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा लोथल को और कालीबंगा को। दोस्तों कालीबंगा, इसमें पहले ही काली शब्द आ रहा है ना, और काली जो है वो हिंदू धर्म की बहुत बड़ी देवी मानी जाती है। तो ये जो है इनकी जो पूजन होती है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं तांत्रिक पूजन ज्यादा होती है काली की। तो यहाँ से हमें 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। यदि बात करें हम, तो ये जो अग्निकुंड मिले हैं ना, इसके कुछ दूरी पे हमें एकल यज्ञ वेदियां भी प्राप्त होती है, बलि कुंड के प्रमाण मिलते हैं। और इसके अलावा कालीबंगा के घरों में भी हमें देखने में मिलता है कि अग्निवेदिकाएं मिलती हैं। ठीक है, तो ये अग्निवेदिका के लिए कालीबंगा बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं हम लोग, थोड़ी सी इसकी व्याख्या को देखते हैं। कालीबंगा के तीसरे टीले पर 7 आयताकार जगह वेदियां मिली हैं, और यहीं से थोड़ी दूरी पर एकल जगह वेदी भी मिल गई है। घरों में भी यज्ञ वेदियों की प्राप्ति हो रही है। बलिकुंड की अभी हम लोगों ने चर्चाएं की थी। इसके अलावा कालीबंगा, लोथल, संघोल, बनावली, आमरी, नगेश्वर, बगाड़ और राखीगढ़ी, ये ऐसे स्थल है जहां से हमें यज्ञवेदी और अग्निकुंड के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, और यदि हम सामुदायिक महत्व की बात करें, तो वो 2 जगह ऐसे हैं, कालीबंगा और बनावली। तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और ये कि भाई सामुदायिक महत्व के यज्ञ वेदियां हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, ऐसे प्रश्नों को ना एनटीए बहुत टारगेट करता है। ठीक है, तो ऐसे में कालीबंगा और बनावली 2 ऐसे स्थल है जहां से सामुदायिक महत्व के अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो प्रश्न है, भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण। तो भूकंप जो है उसके प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से मिलेगा? ये भी कालीबंगा है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में, जो वर्तमान का हनुमानगढ़ जिला है, वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसी कालीबंगा, चूंकि राजस्थान में है, बालुकामयी पूरा एरिया है, तो यहाँ से हमें भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण दिखाई देते हैं। कुछ बात करें और भी, तो इसकी जो खोज है वो किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। और इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों, वो 1952 ईस्वी है। आप देखेंगे ना कि ये जो कालीबंगा है, इसके तरफ सबसे पहले किसी विद्वान ने ध्यान आकर्षित कराया था, तो वो थे एलएफ टेसिटोरी। एलएफ टेसिटोरी थे, इन्होंने ही इस चीज को बताया था कि कालीबंगा ये भी एक पुरातात्विक साइट हो सकती है, हड़प्पन साइट हो सकती है, जिसको आगे चल करके अमलानंद घोष ने खोज कर दिया। और इसका जो उत्खनन है दोस्तों, वो बीबी लाल ने किया था। ठीक है, और ये प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। अगला जो प्रश्न है 5वें नंबर का, किस हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित होता है? तो आप देखेंगे ना कि कई ऐसे जगह है जहां से हमें पैमाने प्राप्त हुए हैं और अलग अलग धातु के हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें पक्की मिट्टी का पैमाना देखना है। तो दोस्तों पक्की मिट्टी का जो पैमाना है वो कालीबंगा से हमें दिखाई देती है, मिलती है। बात करें लोथल की, तो दोस्तों लोथल जो है वो गुजरात में है, और यहाँ से हमें गोदीवाड़ा की, प्रसिद्ध गोदीवाड़ा की प्राप्ति हुई है। कालीबंगा हम लोग जानते हैं गंगानगर जिला और वर्तमान के हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। धौलावीरा गुजरात में है, और सुरकोटदा भी जो है वो गुजरात में है। आइए देखते हैं हम लोग, ये कालीबंगा जो है ये मिट्टी का पैमाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल, ये 4 ऐसे स्थल है जहां से हमें पैमानों की प्राप्ति हुई है, और चारों जगह से अलग अलग चीजों की पैमाने प्राप्त हुई है। हड़प्पा से बात करें हम, तो यहाँ से तांबे या कांसे की सलाखा या पट्टी पैमाना प्राप्त हुआ है। कालीबंगा की जो मिट्टी के पैमाने हैं उसकी कुल लंबाई यदि बात की जाए, तो वो 122 mm की है। कितनी है? 122 mm है। और कालीबंगा के स्केल से ये पुष्टि हो जाती है कि सिंधु सभ्यता में जो माप की मूलभूत इकाई थी ना, वो थी 17.63 mm थी। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग अभी बात कर ही रहे थे ना कि अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजों की पैमानों की प्राप्ति हो रही है। तो हाथी दांत का पैमाना हमें कहाँ से मिल रहा है? ठीक है, हाथी दांत का पैमाना हमें कहाँ से मिलेगा? लोथल जो गुजरात में है, और ये भोगवा नदी के किनारे है, और यहीं से हमें हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त होता है। बात करें मोहनजोदड़ो से, तो यहाँ से शंख या सीप का तराजू मिला है, स्केल या पैमाना, और लोथल से हाथी दांत का तराजू मिला है। हड़प्पा से तांबे या कांसे की पट्टी मिली है, और कांसे की एक सलाका भी मिली है, जिस पर नापने के लिए छोटे छोटे विभाग अंकित है। समुद्री व्यापार हेतु सितारों की स्थिति या कोण या डिग्री नापने के लिए शंख के उपकरण जो है वो हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। और बात करें हम लोग समय मापन के लिए, मिट्टी की रेत घड़ी के बारे में आप लोग बहुत देखते हैं, जानते होंगे। तो ये जो रेत घड़ी है वो कहाँ से मिलेगी? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। रेत कहाँ मिलेंगी? राजस्थान में। तो जहाँ रेत मिलेंगी वहीं से हमें रेत घड़ी की भी प्राप्ति होगी। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों, कर्मचारियों के निवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हड़प्पा ना, कई बच्चे ऐसे हैं जो फैक्ट्स को याद नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप साइट को पढ़ते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, रंगपुर, रोपड़, ठीक है, लोथल, बनावली, तो इन सारे स्थलों को जब भी आप पढ़ते हैं तो एक दूसरे से जब आप कोरिलेट करते हैं ना, तो आसानी से फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। जैसे आप हड़प्पा है और दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो होगा, इन दोनों को जब आप एक साथ कनेक्ट करेंगे तो आप आसानी से चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे ना कि जैसे मोहनजोदड़ो जो है वो पुत्र है, हड़प्पा का पापा जो है वो पापा है, इन दोनों को जब एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, जब हम लोग पुस्तक को पढ़ेंगे और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे, तो दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट करके बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पापा जो है वो मजदूर है, हड़प्पा का पा, और मोहन जो है वो क्या है? पुत्र है। और इसको ना एक तरीके से देख सकते हैं कि ये राजा है। यहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो वो उसको इसके पत्नी से कोरिलेट करके और अच्छे से चीजों को हम लोग याद करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि जो हड़प्पा है, पा, ये क्या है? मजदूर है, और ये कहाँ रहता है? हड़प्पा में। तो कर्मचारियों के निवास या मजदूरों के मकान हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? हड़प्पा से प्राप्त होंगे। इसी पापा को हम लोग देखेंगे कि गठिया रोग हो जाएगा। तो ऐसे करके जब हम लोग मूल चीजों को पढ़ेंगे तब अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, हड़प्पा। व्याख्या को देखते हैं। यहां से हमें कर्मचारियों के आवास की प्राप्ति हुई है। बात करें शासक का आवास, बाजार वाली गली की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो लोथल से हुई है। लोथल जो एक प्रसिद्ध गोदीवाड़ा है, व्यापार का प्रमुख केंद्र है, तो इसीलिए यहाँ से हमें बाजार वाली गली भी मिल रही है। बात करें मोहनजोदड़ो, तो यहाँ से कुंभकारों की बस्ती मिल रही है। भाई शादी विवाह हो रहा है दोनों में, तो यहाँ पर शादी विवाह में जब भी हम देखते हैं ना कि कई चीजें, दीपक हुआ, कलश हुआ, ढकना हुआ, ये सब बनाने की जरूरतें पड़ती है ना, तो ऐसे में कौन बनाएगा इसको? कुंभकार बनाएंगे, कुम्हार बनाएंगे। और यही से हमें मृतकों की गलियां प्राप्त हुई है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की ऊपरी परत से कई ऐसे शव जो है वो बिखरे पड़े थे। ठीक है, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा गया। और वो जो शव मिले हैं, इसी के आधार पर विद्वानों ने ये कहा, आरपी चंद्रा जैसे विद्वानों ने, कि यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ था और ये सभ्यता विनष्ट हो गया। लेकिन आपको एक चीज और यहाँ पे बताते चले कि KUR केनेडी एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इनकी अस्थियों पर अध्ययन किया है, और ये प्रूफ किया है कि ये लोग जो है किसी युद्ध की वजह से नहीं मरे थे, बल्कि बीमारी की वजह से मरे थे। और इसी बीमारी की वजह से, मलेरिया जैसे रोगों की वजह से मरे थे। ये किसी युद्ध के साक्ष्य नहीं है। तो मलेरिया के भी प्राचीनतम प्रमाण जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा? मोहनजोदड़ो से मिलेगा। बात करें हम लोग गरीबों और दीनहीन की बस्ती किसको कहा जाता है? तो ये कालीबंगा को कहा जाता है। दोस्तों, हम देखेंगे ना कि ये जो कालीबंगा है, यहाँ से हमें लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिलते हैं। अब चूंकि हड़प्पा की विशेषता ही उनकी नाली व्यवस्था है, और यहाँ पर उसका अभाव दिखाई देता है, इसीलिए कालीबंगा को गरीबों, दीनहीन की बस्ती कही गई है। समृद्ध या धनाढ्य लोगों की बस्ती की बात करें तो वो बनावली को कहा जाता है। ठीक है,
आइए अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? तो अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे ना, लकड़ी के नाली कहाँ से मिलेंगे? कालीबंगा। अब दोस्तों हम लोग देखें कि लकड़ी के नाली के साक्ष्य क्यों मिल रहे हैं? चूंकि लकड़ी जो है वो आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें हैं, ठीक है। और यदि प्रशासक वर्ग कोई काम नहीं कर रहा है, तो जब आम जनमानस ये काम करेगी ना, तो वो क्या करेगी? जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ते रूप में उपलब्ध हो। दूसरी मैं अपने हिसाब से ऐसा सोचता हूँ कि ये भी हो सकता है कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान के। और ये चूंकि बालुकामयी क्षेत्र है ना, तो यहाँ से हो सकता है कि बालू की वजह से वो नालियां भर जाए, तो उसको आसानी से क्लीनिंग करने में समस्या होगी। जबकि लकड़ी के नाली होंगे तो एक तो वो जल्दी क्षति नहीं होगी उसकी, यदि होती भी है तो आसानी से उसको बदला जा सकता है। इसीलिए लकड़ी की नाली का प्रमाण हमें कालीबंगा से दिखाई देती है। और इसी चूंकि स्पष्ट जल निकासी का अभाव दिखता है, इसीलिए कालीबंगा को गरीबों की दीनहीन बस्ती कहा जाता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि लकड़ी की नाली मिलती है, शहरी जल निकासी प्रणाली का अभाव दिखाई देता है। बात करें हम लोग सैंधव क्षेत्र में पक्की मिट्टी के नाली, ये भी प्रश्न आपके हैं कि पक्की मिट्टी के नाली कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों वो चनहूदड़ों से मिले हैं, ठीक है। लोथल से हमें सीढ़ीदार सार्वजनिक नाली के प्रमाण मिले हैं। और मोहनजोदड़ो की जो जल निकासी व्यवस्था थी ना, वो सर्वोत्तम थी, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे जो प्रश्न है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है और ये किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों एक देखेंगे नाम लोग कि एक चांदी की पट्टिका मिलेगी और इसी पे एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है? बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। और इस व्यक्ति को जो नाम दिया गया है वो गिलगमेश नाम दिया गया है। यही गिलगमेश जो है इनसे लड़ता हुआ अंकित है। और ये किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ये चीजें हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चांदी की मुहर है, इसी पे यूनिकॉर्न और एक व्यक्ति गिलगमेश को दो बाघों से लड़ता हुआ दिखाया गया है। यहीं से हमें एक अन्य मुद्रा पर तीन बाघों के सिर दिखाए गए हैं, जो एक दूसरे से तीनों का शरीर गुथा हुआ है। बात करें हम लोग लोथल की, तो लोथल से प्राप्त एक बटन की तरह गोल मुद्रा पर दो मुंहे राक्षस और भागते हुए हिरन, और यहीं से प्राप्त एक अन्य मुहर पर बीज बोने के यंत्र की आकृति का भी अंकन हुआ है। चनहुदड़ो यहाँ से मिट्टी की मुहर मिली है और इस पे तीन घड़ियाल, और हड़प्पा के मुहर पर गरुड़, खरगोश आदि का अंकन मिलता है। बात करें मुहरों पर बाघ के अंकन का जो एकमात्र उदाहरण है, वो कालीबंगा से मिला है। तो हम लोग देखेंगे ना कि ये जो बताया जा रहा है कि बाघ के अंकन का एकमात्र उदाहरण कालीबंगा, तो दोस्तों ये सिंध के बाहर का है, सिंध के अंदर का नहीं। पूरे हड़प्पा पे ये लागू नहीं होता है, हड़प्पा सभ्यता पे, बल्कि ये जो है वो सिंध से बाहर एकमात्र कालीबंगा ऐसा स्थल है जहां के मुहरों पर बाघ के अंकन मिलते हैं। दूसरी बात करें हम लोग मोहनजोदड़ो से, तो यहीं से हमें एक मुहर पर स्टूल, चौकी और फर्नीचर, अभी हम लोग बात किए थे ना शादी विवाह की, तो इसको भी इससे कोरिलेट करेंगे कि जब मोहन की शादी हो रही है तो उसको दहेज में क्या मिल रहा है? स्टूल मिल रहा है, चौकी मिल रहा है, फर्नीचर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्वाधिक अंकन है ना, वो पीपल का है। मोहनजोदड़ो जो सैंधव मोहरे हैं उस पे सबसे ज्यादा अंकन जो मिलता है वो किसके मिलते हैं? पीपल के। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो एक श्रृंगी पशु के। तो ऐसे में क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि चूंकि एक श्रृंगी पशु जो है वो इनका राजकीय प्रतीक चिन्ह है, तो ऐसे में इसका सबसे ज्यादा अंकन मिलेगा। तो नहीं दोस्तों, इस भ्रम को आप दूर कर लीजिए और इस पे जो सर्वाधिक अंकन मिलेगा वो किसका मिलेगा? पीपल का मिलेगा। दूसरे नंबर पे हम एक श्रृंगी पशु की बात कर सकते हैं। आज का आखिरी प्रश्न जो है वो ये है कि हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी हम लोग पहले नंबर प्रश्न पे इस प्रश्न की चर्चा किए थे। चूंकि यहाँ पर बस एक ऑप्शन का अंतर है, आरपी चंद्रा। ये जो आरपी चंद्रा है, इन्होंने ही सबसे पहली बार इस थ्योरी को जन्म दिया था, ठीक है, कि आर्य आक्रमण की वजह से हड़प्पा संस्कृति विनष्ट हो गया था। इस बात को किसने कहा था? आरपी चंद्रा ने कहा था, ठीक है। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों। ऐसे ही हम लोग लगातार प्रश्न लाते रहेंगे, प्रश्नों की श्रृंखलाएं प्रारंभ से लेकर के हम लोग एकदम से पूरी आधुनिक भारत तक के जितने भी प्रश्नावलियां हैं, जैसे जैसे संभव होगी वैसे वैसे हम लोग इसको लाते रहेंगे और इसके साथ ही इसकी व्याख्या को भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।